स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी स्टडी में। मैं अजय पांडे आपको फिजिक्स के टॉपिक स्टार्ट किया था, जहां पे हमने ऑक्सीलेशन दोलनी गति के बारे में पूरी तरह डिस्कस किया था। वो आप प्रीवियस वीडियो जहां हमने अपलोड किया YouTube चैनल में, आप जाके प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वेव मोशन, तरंग गति। क्या होती है तरंग गति? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 1-2 क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेव मोशन क्या होता है, तरंग गति क्या होती है? तरंग गति जानने से पहले हमको तरंग के बारे में जानना होगा। व्हाट इज द वेव? वेव क्या होती है? देखिए, किसी भी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग या लहर कहते हैं। किसी भी मीडियम में जो डिस्टरबेंस होता है तो वहाँ पे तरंग या लहर उत्पन्न होती है, वही क्या होती है? तरंग या लहर होती है। अब एग्जांपल देखिए आप, सुनामी हो गया, भूकंप हो गया। सुनामी जब आती है तो समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं। वो एक तरह से क्या है? तरंग ही है। उसमें तरंगों में बहुत सारी ऊर्जा का संचार होता है, ऊर्जा का ट्रांसमिशन होता है। अब एग्जाम्पल समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा। हम जब देखते हैं कि जब कोई शांत जल है, स्थिर जल है, शांत जल है, जब हम उसमें पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं, एक पत्थर को लेके जब उस शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं, तो जिस स्थान पे पत्थर का टुकड़ा पड़ता है तो वहाँ का जल क्या करता है? ऊपर नीचे करने लगता है, ऊपर नीचे की ओर गति करने लगता है। धीरे 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 ये गति आगे बढ़ने लगती है। जल के जो अपने समीप स्थित अणु हैं, वो अणु को गतिमान का अपने प्रभाव में लेते हुए धीरे धीरे यह गति एक छोर से दूसरे छोर में पहुँच जाती है। तो ये जो तरंग के आगे बढ़ने की गति होती है, एक छोर से दूसरे छोर में पहुंच गई, तो हम उसी को क्या बोलते हैं? वेव मोशन बोलते हैं, तरंग गति बोलते हैं। जैसे पहले जो तालाब का जल था वो स्थिर था। वहाँ पे हमने पत्थर का टुकड़ा फेंका, तो पत्थर का टुकड़ा जिस स्थान पे पड़ा वहाँ पे डिस्टर्बेंस उत्पन्न हुआ, जिसके कारण वहाँ का जल जो है ऊपर नीचे की ओर गति करने लगा। और जल जो है, जल को आपको पता है जल लिक्विड स्टेट में होता है, तो वहाँ जल में अणु होते हैं। ये जैसे जल का एक अवस्था बना दी यहाँ, तो यहाँ पे अणु अरेंजमेंट होते हैं। तो अगर ये अणु गतिमान है तो जो अपने बगल वाले भी अणु को गति करेगा, उसको भी अपने प्रभाव में लेगा, जिसके कारण क्या होता है? समुद्र का जो जल होता है एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते पहुंच जाता है। मतलब एक जहाँ पे पत्थर का टुकड़ा पड़ता है और किनारे की ओर जल पहुंच जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेव मोशन बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम समझेंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे एक हम रस्सी लेंगे, रस्सी है ये, एक रस्सी लेंगे, रस्सी को किसी भी एक सतह से बांध देंगे। यहाँ पे रस्सी को हम बांध देंगे, ठीक है? ये रस्सी को हमने बांध दिया और एक हाथ में यहाँ पे हम लोग हाथ से पकड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है? पकड़ने के बाद जब हम रस्सी को ऊपर नीचे करते हैं तो उसमें देखेंगे कि एक सिरे से यहाँ से डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है। धीरे 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 रस्सी की इस प्रकार की जो आकृति बनती जाती है, इस तरह बनती जाती है। धीरे धीरे यह विक्षोभ क्या होता है? आगे बढ़ने लगता है और धीरे धीरे क्या करता है? किनारे पे पहुंच जाता है। तो इस तरह की जो गति होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? वेव मोशन। आगे बढ़ने की जो गति है, देखिए यहाँ पे हमने डिस्टर्बेंस उत्पन्न किया तो ये धीरे 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 इस सीरीज में बढ़ते हुए आगे चली गई, जिसी को हम क्या बोलते हैं? वेव मोशन बोलते हैं। आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझ में आ गया होगा कि वेव क्या होती है। इसी प्रकार अब हम डिस्कस करेंगे कि तरंग की चाल क्या होती है। एग्जाम्पल जैसे लिख देते हैं, स्थिर जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर। उदाहरण जैसे स्थिर जल में पत्थर का टुकड़ा फेंक देने से जो इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, रस्सी की गति बताया कि एक सिरे से बांध देंगे, दूसरे सिरे से हाथ में लेके उसको ऊपर नीचे करते हैं तो एक प्रकार की आकृति बना के भी, जैसे ये जो बनेगी वो श्रृंग और गर्त के रूप में बढ़ेगी। जब हम पढ़ेंगे अनुप्रस्थ तरंगे, उसमें आपको बताएंगे कि श्रृंग और गर्त क्या होता है। जब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं, तो उसमें पढ़ेंगे कि संपीड़न अविरल के रूप में चलती हैं। तो ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। रस्सी की गति हो गई और सुनामी हो गया। आपको सुनामी एक भी तरह का वेव होता है, वेव मोशन होता है, ठीक है? ये एग्जाम्पल हो गए किसके? तरंग मोशन के। अब देखेंगे तरंग की चाल क्या होती है।
तरंग की चाल क्या होती है? तरंग की आगे बढ़ने की दर को तरंग की चाल कहते हैं। तरंग के आगे चाल कहते हैं। तरंग जिस गति से आगे बढ़ता है, जिस दर से आगे बढ़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? तरंग की चाल बोलते हैं। मीन्स तरंग चाल हो, तरंग की चाल। ठीक है, यहाँ पे हम टॉपिक डाल देंगे तरंग की चाल, स्पीड ऑफ वेव। ठीक है, तो देखिए तरंग के आगे बढ़ने की दर को तरंग की चाल कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, जिसको v से, इसे v से प्रदर्शित करते हैं, इसे v से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए v बराबर क्या होता है? न्यू लैम्डा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जिसमें v तो तरंग की चाल होती है, न्यू जो होती है वो होती है आवृत्ति। हमने बताया था आवृत्ति क्या होती है। एक सेकंड में कोई कंपन या दोलन करने वाले व्यक्ति एक सेकंड में जितनी बार अपनी चाल को दोहराती है उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति बोलते हैं। इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। लैम्डा मीन्स होता है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? जब कोई माध्यम, किसी भी माध्यम में माध्यम के किसी के कण या कंपन करने वाले पूरा चक्कर, या एक सेकंड में पूरा चक्कर या दोलन जितने समय में पूरा करता है, तो उसका क्या हो गया? आवर्तकाल हो गया। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है। हमको पता है कि तरंग दैर्ध्य आवृत्ति बराबर होता है 1 आवर्तकाल। तो आवृत्ति की जगह रखेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, v बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई टी। मतलब टी क्या हो गया? आवर्तकाल हो गया। टी इक्वल टू आवर्तकाल। ये फॉर्मूले से हम बता जाकर किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की आवृत्ति दी है, उसकी तरंग दैर्ध्य हम आपको आगे बताएंगे जब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ट्रांसफर वेव्स पढ़ेंगे उसके बारे में, तब हम तरंग दैर्ध्य को आपको अच्छे से समझाएंगे। तो v बराबर न्यू लैम्डा, v बराबर लैम्डा बाई टी हो गया, क्योंकि आवृत्ति बराबर हो तो 1 आवर्तकाल। इसी प्रकार इस फॉर्मूले से देखेंगे। फॉर्मूला एग्जांपल जैसे न्यूमेरिकल दे दिया जाता है। रेलवे का एग्जाम हो गया, जैसे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, आरआरबी जे का एग्जाम हो गया। इस एग्जामों में डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। आप किसी भी चीज़ की आवृत्ति दे दी जाएगी, तरंग दैर्ध्य दे दी जाएगी या आवर्तकाल दे दिया जाएगा, तब पूछेगा कि तरंग की चाल क्या होती है। तो हमको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो हम आसानी से निकाल सकेंगे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ वेव क्या होती है। टाइप्स ऑफ वेव्स, तरंग के प्रकार। टाइप्स ऑफ वेव्स क्या होती है? देखिए मीडियम की रिक्वायरमेंट के आधार पर देखा जाए, माध्यम के आधार पर देखा जाए तो टाइप्स ऑफ वेव दो प्रकार की होती हैं। पहला होती है मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव मीन्स यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे। और दूसरा होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव, जिसमें आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए
टाइप्स ऑफ वेव जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, मैकेनिकल वेव्स यांत्रिक तरंग और नॉन मैकेनिकल वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका हिंदी जो होगा वो होगा विद्युत चुंबकीय तरंग। देखिए ये जो हमारा मैकेनिकल वेव होती है इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, मैकेनिकल वेव में जो होता है हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे माध्यम की जब माध्यम होगा तभी इस मैकेनिकल वेव यांत्रिक तरंग मिलेंगी, और इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मीडियम माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया ध्वनि की तरंगे, ध्वनि की तरंगे, ठीक है, जल की तरंगे, और हो गया स्प्रिंग की तरंगे, स्प्रिंग की तरंगे। इसमें एग्जाम्पल हो गया अल्फा रेज, गामा रेज, लाइट हो गया। देखिए ध्वनि तरंगों के लिए हमें पता है माध्यम की आवश्यकता होनी चाहिए। माध्यम के देखा जाए तो ठोस, द्रव, गैस, तीन प्रकार की द्रव की स्टेट होती है, उसकी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों को हम जानते हैं, ध्वनि तरंगों की जो सबसे ज़्यादा होती है वो ठोसों में सबसे ज़्यादा तरंगे संचरण करती हैं, क्योंकि हम जब ध्वनि चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे कि ध्वनि की जो तरंगे होती हैं सबसे ज़्यादा ठोसों में गमन करती हैं। जल की तरंगे हो गया, स्प्रिंग की तरंगे हो गया, इसी प्रकार अल्फा रेज, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं इनमें जो तरंग का संचरण होता है, मतलब जो वेव का ट्रांसमिशन होता है वो रेडिएशन द्वारा होता है। जैसे हो गया अल्फा रेज हो गया, गामा रेज हो गया, लाइट हो गया आपका, और जैसे रेडियो वेव्स हो गया, रेडियो तरंगे हो गई, और इंफ्रारेड वेव हो गई, अवरक्त किरणें हो गई, अवरक्त तरंगे हो गई। तो ये सब चीज़ें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इनके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये रेडिएशन के द्वारा संचरण करती है। ठीक है, जो मैकेनिकल वेव होती हैं इनमें भी ऊर्जा का संचरण होता है। जैसे ध्वनि की तरंगे हैं, ध्वनि के द्वारा भी ऊर्जा का संचरण होता है। तो जो ऊर्जा का संचरण होता है वो मैकेनिकल वेव में वो दो गुणों के कारण होता है। पहला होता है इलास्टिसिटी और दूसरा होता है इनर्शिया, मतलब प्रत्यास्थता, और एक होता है जड़त्व। देखिए जो मैकेनिकल वेव में एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जब कोई मैकेनिकल यांत्रिक तरंग में ऊर्जा का संचरण किन गुणों के कारण होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया डायरेक्ट, यांत्रिक तरंगों में ऊर्जा का संचरण किन गुणों के कारण होता है। तो दो गुणों के कारण होता है, इलास्टिसिटी और इनर्शिया। इलास्टिसिटी क्या होता है, जब हम किसी भी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं, सपोज दैट स्प्रिंग है, स्प्रिंग में किसी चीज फोर्स लगाते हैं तो वो अपने स्थान से विस्थापित हो जाती है, और जब वो फोर्स को पुनः वापस हटा देते हैं, रिमूव कर लेते हैं फोर्स को, तो वो अपनी पुनः उसी पोजीशन में आ जाती है। तो वो क्या हो गया, हमारा इलास्टिसिटी हो गया। इनर्शिया क्या होता है, किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन का जो विरोध करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे मैकेनिक्स यांत्रिक टॉपिक डिस्कस करेंगे तो इस चीज़ के बारे में हम अच्छे से आपको बताएंगे। तो आप इस बारे में जान लीजिए कि इलास्टिसिटी क्या होती है, इनर्शिया क्या होता है, किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन का विरोध करना, उसका गुण क्या होता है, इनर्शिया होता है। और इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता, किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो विस्थापित होती है, बल को हटाते हैं तो वह पुनः अपने पुरानी अवस्था में आ जाती है, वो क्या हो गया, प्रत्यास्थता हो गया। तो ये मैकेनिकल वेव में ऊर्जा का जो संचरण होता है दो गुणों के कारण होता है, इलास्टिसिटी और इनर्शिया के कारण। ठीक है, अब तो ये टाइप्स ऑफ वेव्स हो गई। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ वेव एक प्रकार के देखेंगे, और जो माध्यम के कंपन करने वाले कण और तरंग संचरण की दिशा के पे डिपेंड रहता है। ठीक है,
तो अब हम डिस्कस करेंगे। बेस्ड होता है ये कंपन करने वाले कण, जैसे कंपन करने वाले कण तथा तरंग संचरण की दिशा के आधार पर, तरंग संचरण की दिशा के आधार पर, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ वेव्स हम लोग पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा दो, मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, नॉन मैकेनिकल वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये रेडिएशन के द्वारा संचरण होती हैं, इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। साउंड वेव पढ़ा, साउंड जो वेव होती हैं वो मैकेनिकल वेव होती हैं, ध्वनि की तरंगे हो गया, और जल की तरंगे जो होती हैं तो वो क्या कहते हैं, उसमें मैकेनिकल वेव्स में आती हैं। अब हम इसके आधार पे देखेंगे, दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव मीन्स होता है अनुप्रस्थ तरंगे ये होता है अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है। देखिए जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, इसमें देखा जाए तो अगर ये हमारा एक बना लेते हैं हम ये, और ये जो होता है ये होता है माध्यम के कण के कंपन करने की गति होती है, और ये जो तरंग संचरण की दिशा होती है। तो जब माध्यम के कण करने की गति देखिए ट्रांसफर वेव क्या होती हैं, कंपन करने वाले कण तथा तरंग संचरण की जो दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है। देखिए ये जो दिशा है ये माध्यम के कण है, और ये तरंग संचरण इस तरफ बढ़ रही है, तो ये दोनों की जो दिशा है वो लंबवत है। ये देखिए ये लंबवत होती है, ये भी देखिए ये तरंग संचरण, तरंग जो कण है, कंपन करने वाले कण की गति है, ये कण की गति। तो ट्रांसफर वेव क्या होती है, जब कंपन करने वाले कण की गति और तरंग संचरण की जो गति होती है वो एक दूसरे के लंबवत होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंगे हो गया। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, जब कंपन करने वाले कण तथा तरंग संचरण की जो दिशा होती है एक दूसरे के समांतर होती है। मतलब इसमें देखेंगे हम, ये जो है तो माध्यम के कण इस तरफ अगर आ जाए, तरंग जो संचरण कर रही है इस प्रकार जा रही है, कण है और ये तरंग संचरण है, तरंग का ट्रांसमिशन है। ठीक है, तो ये दो गति है एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब समानांतर रूप से आगे बढ़ रही है, तो ये क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे कि जो अनुदैर्ध्य ट्रांसफर वेव होती हैं वो ओनली सॉलिड फेस में होती, मतलब सॉलिड माध्यम में, ठोसों में ज़्यादातर होती हैं। ठोसों में क्यों होती है, अनुप्रस्थ तरंगे ज़्यादातर ठोसों में गमन करती, ट्रांसमिशन मतलब संचरण करती हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसफर वेव होती हैं वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे संचरण करती हैं जहाँ पे क्या, रिजिडिटी मतलब कठोरता होती है। तो हम जानते हैं कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा कठोरपन होता है। तो अनुप्रस्थ तरंगे केवल उन्हीं माध्यम में संचरण करती हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कठोरता होती है, मतलब रिजिडिटी। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा रिजिडिटी होती है, इसलिए ये सॉलिड में सबसे ज़्यादा संचरण करती है। और ये तीनों में करती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हमारी ट्रांसफर वेव अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो किस माध्यम में सबसे ज़्यादा संचरण करती हैं, तो वो सॉलिड में करती हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रिजिड, सॉलिड जो होता है सबसे ज़्यादा रिजिड होता है, कठोर होता है, इसलिए सॉलिड में करती हैं। अनुदैर्ध्य तरंग जो होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, ये तीनों में, ठोस, द्रव, गैस तीनों में संचरण करती है। ठीक है,
अब हम एक टॉपिक और आपको बताएंगे तरंग दैर्ध्य के बारे में। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे तरंग दैर्ध्य के बारे में। ये स्पेशल टाइप होता है मैकेनिकल वेव का, यांत्रिक तरंग का स्पेशल टाइप होता है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप ऑफ वेव में। हमने देखा मैकेनिकल वेव क्या होती हैं, नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती हैं। फिर हमने देखा कि जो मैकेनिकल, देखिए हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ वेव में हमने देखा मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स। फिर मैकेनिकल वेव्स का स्पेशल टाइप होता है जिसमें कण के कंपन करने की और तथा तरंग संचरण की गति की दिशा के आधार पर हमने देखा था कि ट्रांसफर वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब हम देखेंगे तरंग दैर्ध्य क्या होती है। तरंग दैर्ध्य मीन्स वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, हम इसकी अगर परिभाषा देखेंगे, किसी कण के एक देखिए तरंग दैर्ध्य क्या होती है, वेवलेंथ। किसी कण के एक चक्कर या कंपन करते समय तरंग जितनी दूरी तय करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। वही हमारी क्या होती है, तरंग दैर्ध्य होती है। तरंग दैर्ध्य एक तरह से डिस्टेंस है तो उसका भी मात्रक मीटर या सेंटीमीटर होता है। तो देखिए हमने दो चीजें पढ़ी। पहला पढ़ा हमने ट्रांसफर वेव्स, ट्रांसवर्स वेव मीन्स अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ। ठीक है। अब हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल। वेव इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य। ठीक है। अब देखिए जो तरंग दैर्ध्य होती है, ये हमेशा एक चीज में ध्यान रखिएगा आप, ये जो चीज होती है ये हमेशा श्रृंग और गर्त के रूप में चलती है। श्रृंग मीन्स क्रेस्ट तथा गर्त के रूप में चलती है, गर्त के रूप में चलती है। ठीक है। गर्त को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉ। ठीक है। ये श्रृंग और गर्त के रूप में चलती है और ये हमेशा चलती है संपीड़न और अधिकतम संपीड़न, अधिकतम विरल, अधिकतम संपीड़न तथा अविरल में चलती है। संपीड़न मीन्स कंप्रेशन, अविरल मीन्स रेयरफैक्शन, फैलना। ये जैसे स्प्रिंग होती है तो इस एग्जाम्पल देखेंगे हम। देखा ट्रांसफर वेव जो होती हैं वो क्या, रस्सी जो हमने बताया था एग्जाम्पल आपको, रस्सी की गति, रस्सी को जब हम ऊपर नीचे करते हैं उसकी जो गति होती है, जल की गति, और इसमें जो होता है वो स्प्रिंग की गति हो गया, स्प्रिंग की गति। ये एग्जाम्पल हो गया किसके, दैर्ध्य तरंग के और ये अनुप्रस्थ तरंग के। अब देखिए अब हम तरंग दैर्ध्य के बारे में, दोनों में तरंग दैर्ध्य में क्या क्या चीजें होती हैं तरंग दैर्ध्य के बारे में। तो अब देखिए ये जो तरंग दैर्ध्य होती है, लैम्डा होता है वो, जैसे देखिए ये है हमारा ये तरंग कण के कंपन करने की जो दिशा हो गई और ये तरंग संचरण की दिशा हो गई। ठीक है। तो ये देखिए ये जो ऊपर वाला ये देखिए आयाम होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। माध्य स्थिति है इसकी, उस जितनी ओर विस्थापित हुआ आयाम हमने पढ़ा है, एम्पलीट्यूड हो गया। ये हमारा जो होता है वो होता है स्ट्रिंग और ये हमारा होता है गर्त। बताया था ना स्ट्रिंग और गर्त के रूप में चलती है। तो ये जो तरंग दैर्ध्य होती है, तो
तो जो अनुप्रस्थ तरंग में तरंग दैर्ध्य होती है वो सक्सेसिव मतलब क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी होती है। ये क्रमागत श्रृंग हो गया और ये क्रमागत गर्त हो गया। तो क्रमागत श्रृंगों और गर्तों के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं। देखिए, दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी, दो क्रमागत गर्तों के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए ये क्रमागत हो गया, एक है ये सक्सेसिव हो गया इसका, तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी लैम्डा हो गई और इसमें दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी क्या हो गई, लैम्डा हो गई। तो ये हमारी क्या तरंग दैर्ध्य हो गई। इसी प्रकार जो हमारा लॉन्गिट अनुप्रस्थ तरंग होता है, तो जैसे स्प्रिंग हो गई, तो स्प्रिंग में देखेंगे तो स्प्रिंग जो होता है एक जगह से लटका देते हैं तो एक जगह थोड़ा ये कंप्रेशन हो गया, मतलब संपीड़न हो गया। तो दो संपीड़नों तथा देखिए दो क्रमागत संपीड़नों तथा अविरल के बीच की दूरी, तो देखिए दो क्रमागत संपीड़नों तथा अविरल के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य होती है। अब इस चीज़ को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।